गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृषि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ सीटेट के लिए या फिर अनस्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे CDP का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ सीरीज। तो क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CDP का जो चैप्टर वाइज है आपका शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बार बार पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर अनस्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है, इसमें यह सभी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का ये जो लेसन है शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि आपका CDP के अंतर्गत आता है यह टॉपिक। तो आज हम लोग CDP का जो चैप्टर वाइज वीडियो है, तो आज हम लोग इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका हरियाणा टेट 2011 में पूछा हुआ है, तो आपको पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं कि ये सभी क्वेश्चन को सीटेट में बार बार पूछा जाता है और या फिर अनस्टेट का जो टेट एग्जाम होता है। तो ये CDP का क्लास है और CDP का आपका चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है और आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर अनस्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है। तो सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो क्या करके आप कक्षा का ध्यान को आप केंद्रित कर सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं तो आप जो है कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो उच्च स्वर में बोलकर या फिर श्याम पट पर लिखकर या फिर चित्र बनाकर या फिर चौथा आपका है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। प्रावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रेक्षेपण, संकलित। तो यह जो आपका स्तर, यह जो कौन सा स्तर जो है आपका शिक्षण का है, तो इसका आंसर होगा आपका प्रावर्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रावर्तक यह क्या है, शिक्षण का स्तर है। प्रावर्तक शिक्षण का स्तर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 का ए प्रावर्तक। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि। शिक्षण जिसको अंग्रेजी में टीचिंग बोलते हैं और अधिगम जिसको अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग आप इफ़ेक्टिव करना है या इफ़ेक्टिव बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो क्या करना होता है शिक्षक को। तो शिक्षक को शिक्षण और अधिगम प्रभावी बनाने के लिए क्या करना होता है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाना है तो आपको छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 3 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सरलीकरण। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अधिगम का सरलीकरण, अधिगम का सरलीकरण।
4 का ए हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षण का जो परिभाषा है, अधिगम का सरलीकरण करके आप शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षण को अधिगम का सरलीकरण से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 4 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना एक बच्चा का नाम है। क्रिस्टीना कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। सॉरी, यस, क्रिस्टीना क्या है, वो शिक्षिका है, एक शिक्षिका है। क्रिस्टीना एक शिक्षिका है जो कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी जो भी क्लास का जो बच्चा है, सभी विद्यार्थी को सभी क्लास के जो सभी बच्चा को वो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करते हैं और वापस आकर वो विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? यह किसकी ओर संकेत करता है? तो यह जो है आपका सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 5 का ए। क्रिस्टीना कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, पूरे क्लास के स्टूडेंट को क्षेत्र भ्रमण में पर ले जाती है टूर में। उसके बाद फिर वापस आने पर वो विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भ्रमण जो टूर में जो गया उस पर चर्चा करता है, डिस्कशन करता है। तो वह किस ओर संकेत करता है? तो वह सीखने का आकलन, जो लर्निंग का जो इवोल्यूशन होता है उस पर वह चर्चा कर रहा है, उस ओर इंडिकेट कर रहा है। जो इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन पर संकेत करता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग की ओर इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 5 का ए। सीखने का आकलन पर चर्चा संकेत कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सभी आप जानते हैं, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ है। तो आपको पहले ही आपको बता दिए हैं कि अब जो आपका CDP का चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रहा है, तो इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को ही शामिल किया जाता है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ये सीटेट 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, तो वह क्या है? तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका होती है शिक्षक की। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डाल्टन शिक्षण विधि। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा जो है वह डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट यह एक मनोवैज्ञानिक है जिसके द्वारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया। तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 7 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? ये आप देख रहे हैं, यह उत्तराखंड का जो टेट एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कई प्रकार से। तो आपका इसका आंसर होगा आपका 8 का क्या हो जाएगा? डी, कई प्रकार से। बच्चा जो है वो कई प्रकार से सीखता है, यानी सीखने का वो प्रकार बहुत सारा हो सकता है, बहुत तरह से वो बच्चा सीखता है। तो बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कई प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी, 8 का डी, कई प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का सर्वोत्तम है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी आप जो गलतियां कर रहे हैं वो क्या है?
सीखने की जो प्रक्रिया है उसी का एक भाग है। यानी आपका कहने मतलब आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं उसका मतलब आप गलती आपसे हो रहा है। अगर गलतियाँ करना बंद कर देंगे तो आप सीखना भी आपका रुक जाएगा। तो कहने मतलब त्रुटियाँ अधिगम का प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आप गलती करने से नहीं डरना है, गलती करके ही कोई सीखता है। तो त्रुटियाँ अधिगम का प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी विशेषता क्या है? तो उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक का मतलब होता है, इसका विशेषता है कि वो उसे अपने विषय का गहन ज्ञान, यानी उसका जो अपना सब्जेक्ट है उस पर उसका डीपली नॉलेज है। इसी से वो तात्पर्य है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ टीचर है, मेंटली जो वो हेल्दी है, तो उसका जो विशेषता है टीचर का, वो अपने विषय पर वो गहन ज्ञान है, यानी उसका जो सब्जेक्ट है उस पर वो डीपली नॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 10 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर बी। जो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी जो बच्चा का जो स्टूडेंट का जो सर्वांगीण विकास होता है वही क्या है आपका शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी हर तरह से विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो आपका हर तरह का जो विकास होता है, सभी तरह का जो सर्वांगीण विकास होता है वही क्या है वो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 11 का बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तो विकास बहुत तरह से विकास होता है, सभी तरह का विकास जो होता है वही क्या हो गया आपका सर्वांगीण विकास होता है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका है विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यहाँ पे नहीं करने का सलाह दिया है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 12 का ए। 12 का ए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी वह कोरेसिव परस्यूएशन, मतलब कहने में दबाव से किसी बात या फिर विचार के लिए राजी करना, यह जो है वह अध्यापक को नहीं करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यानी दबाव देकर किसी बात का या फिर विचार के लिए राजी करना, यह सब नहीं होना चाहिए शिक्षक के लिए, क्योंकि वो स्वतंत्र उसको छोड़ देना चाहिए विद्यार्थियों को। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यह क्या है वो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। चलिए अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 12 का ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विषय में सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? शिक्षण के विषय में सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण या तो औपचारिक होगा या अनौपचारिक, दोनों तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वो कोई एक ही होगा ना, या तो शिक्षण का विषय आपका औपचारिक शिक्षण औपचारिक हो सकता है या फिर अनौपचारिक, दोनों तो नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है बी ही, यह क्या है वो कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यह आपका बी कथन क्या है सत्य नहीं है, यानी असत्य है। बाकी आपका शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये आपका कथन सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह भी कथन सत्य है। शिक्षण अनुदेशन है, यह भी क्या है शिक्षण, यह भी विषय क्या है वो सत्य है। तो आपका जो सत्य नहीं है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, तो दोनों नहीं है। शिक्षण या तो औपचारिक हो गया अनौपचारिक है, तो यह कथन क्या है सत्य नहीं है, नहीं असत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ असत्य नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 13 का वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है क्वेश्चन नंबर 14 आपका है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर
कोट फेंकने की आदत डाल ली। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। तो लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। देखिए यह उदाहरण किसका है? तो श्रृंखलाबद्ध अधिगम का, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या फिर प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी। तो यह जो 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली और लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। तो लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण जो है आपका श्रृंखलाबद्ध अधिगम का भी है, चेन लर्निंग। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम का भी है, और आपका प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का जो लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट का भी वह उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 14 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी का यह उदाहरण है। तो 14 का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको क्या कहा जाता है? यदि दूसरे के व्यवहार से यदि कोई व्यक्ति सीखता है न कि कोई प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर अवकाशमिक अधिगम। तो इसका जो आंसर होगा आपका 15 का ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम। यानी आपका यह जो आपका है यह क्या है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सोशल लर्निंग मतलब समाज से देख कर के वो जो सीखता है उसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम। जो समाज से देख कर सीखते हैं, यानी दूसरों का मतलब क्या? समाज में लोग जो कुछ कर रहा है उसको देख के कोई सीखता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम, यानी सोशल लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव, यानी आप खुद से वह अनुभव नहीं करता है, वो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, वो समाज से देखकर सीखता है। समाज से देखकर सीखता है उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक सीखना, मतलब सामाजिक अधिगम। सीखना को ही क्या, अधिगम को ही क्या बोलते हैं? सीखना। सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 15 का ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? संचार साधन, इसको मास मीडिया बोलते हैं। समवयस्क पीयर समूह, मतलब समवयस्क समूह को पीयर ग्रुप बोलते हैं। फिर अध्यापक, टीचर, परिपक्वता, मैच्योरिटी एवं आयु। तो जो आपका अधिगम को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है, यानी आपका लर्निंग को इफेक्टिव करने वाला फैक्टर का नाम बताना है। तो लर्निंग को जो इफेक्टिव करने वाला जो फैक्टर है वह क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? परिपक्वता एवं आयु, मैच्योरेशन एंड एज। मैच्योरेशन एंड एज जो हुआ क्या है? वो लर्निंग को इफेक्टिव करने वाला फैक्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। 16 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी की कौशल को विकसित कर लेता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, तो वह किस कारण से? तो ये जो आपका एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण के द्वारा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 17 का सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है?
शिक्षण कुशलता से संबंधित है तो कौन सा क्या संबंधित है कुछ शिक्षण कुशलता से? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न को हल करना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। देखिए इस तरह का आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। यदि आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन मिला तो आप नहीं जान रहे हैं प्रश्न का उत्तर, तो आप सही कर दीजिए उपयुक्त सभी को, और ये आपका 90% आपका सही होने का संभावना हो जाएगा। मतलब आपको 10% ही आपका गलत हो सकता है, बाकी आपका 90% क्वेश्चन आपका सही होता है। इसलिए आपका इस तरह का प्रश्न को आप नहीं जानते हैं तो बेहिचक आप उपयुक्त सभी में सही करके आएंगे और आपका 90% सही होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब नहीं जान रहे हैं तब, आप जान रहे हैं तब तो अलग बात है। जब आपका आंसर पता नहीं कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है तो क्या संबंधित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त डी, जो कि इसका राइट है। तो आप अंदाजा भी मारेंगे तो आपका यह क्वेश्चन को उपयुक्त सभी को ही मार के आना है, जिससे आपका एक्यूरेसी का चांसेस ज़्यादा होता है। तो श्यामपट्ट पर लिखना यह भी क्या है, शिक्षण की कुशलता है। हर आदमी श्यामपट्ट पे तो लिख नहीं सकता है। जो शिक्षण का कुशलता वह नहीं लिखेगा, स्किल होना चाहिए टीचिंग का, पढ़ाने का। हर आदमी तो लिख नहीं पाएगा। प्रश्न को हल करना भी सबका बस की बात नहीं है, और प्रश्न पूछना ये भी क्या है, सबका बस का बात नहीं है। इसलिए यह सभी क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षण कुशलता से संबंधित है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उन सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। देखिए शिक्षा का जो किंडरगार्टन पद्धति होता है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया है किंडरगार्टन पद्धति का, तो आपका देखिए सबसे पहली बात तो किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है, वो शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रोवेल के द्वारा, फ्रोवेल नहीं, जिसका प्रतिपादन किया है किसका, किंडरगार्टन पद्धति का। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोवेल क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। तो उसी के द्वारा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया। ऐसे भी पूछ सकता है किंडरगार्टन पद्धति क्या है, तो वो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित क्या है, वो एक सिस्टम है, पद्धति है किंडरगार्टन, जो प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रोवेल ने किया है। फ्रोवेल के द्वारा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, अग्र सक्रिय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अग्र सक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय। ऑप्शन नंबर बी, अग्र सक्रिय। चलिए 21 का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, परिवार एक साधन है किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है परिवार क्या है? एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। तो 22 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो शिक्षण केंद्रित। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षण केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण केंद्रित। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षण केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण केंद्रित। तो इसका ही अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है तो कौन नहीं है? तो
त्रिभेदीकरण स्तर, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभेदीकरण स्तर क्या हुआ? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। त्रिभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, जबकि आपका स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर यह सभी क्या है? शिक्षण अधिगम का स्तर है। तो त्रिभेदीकरण स्तर यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा 24 का ए। अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। देखिए, अधिगम से संबंधित जो किसी भी विद्यार्थी का समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है, सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो इसके लिए होगा आपका निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या है? वो अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 25 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। आप यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं, यदि विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आपको उसे डांटेंगे। क्या करेंगे? उसे डांटेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 26 का डी। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऐसा नहीं कि उसे उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों को बात करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उसे डांटेंगे, इसको सम्मान करने का संस्कार सिखाने का काम करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका हो जाएगा, 26 का डी। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर प्रश्न आपका है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करें? देखिए, आप किसी कक्षा में आप पाठ को पढ़ा रहे हैं और वो विद्यार्थी आपको विषय से संबंधित नहीं है वैसा प्रश्न आपसे पूछता है, यानी जो विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है वो आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है उस क्वेश्चन का जो आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न का उत्तर आपको क्लास में नहीं देना है, क्योंकि वो प्रश्न जो है वो आपका क्या है? विषय से संबंधित नहीं है। जब विषय से संबंध नहीं है, वो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो विषय से संबंधित नहीं है, तो उस प्रश्न का जवाब आपको कक्षा में नहीं देना है। तो उसको क्या करना है? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, नौकी आपका कक्षा में, तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 27 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न का उत्तर क्लास में देना नहीं है। चलिए, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखते समय सबसे जो इम्पोर्टेंस वो जो हो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है? अच्छी लिखावट, लेखन में अस्पष्टता, या फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो ये सब अच्छी लिखावट या मायने नहीं है श्यामपट्ट पर लिखते समय, या फिर बड़े अक्षरों का लिखना या फिर छोटे अक्षरों का लिखना, ये सब नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लेखन में अस्पष्टता। यानी जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर लिखिए, मतलब साफ साफ लिखिए, ये आपका मायने रखता है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप क्या लिखे हैं, बच्चा को सब समझ में आना चाहिए और वो अच्छा से वो लिख सके देखकर। तो लेखन में अस्पष्टता होने, नहीं क्लियरेंस होना चाहिए राइटिंग को में, अपने साफ साफ लिखना है। ऐसा नहीं कि गोल गोल अच्छा राइटिंग बना के लिखनी, जो उसको समझ में आना चाहिए, बस लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक का। चलिए, तो अच्छा से लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, ताकि सभी को वो समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 28 का भी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है या मेन उद्देश्य जो है आपका, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी आपका बिहेवियर उसका सही हो, उसके लिए वो शिक्षक मतलब क्या? जब शिक्षा आप दे रहे हैं और उसमें कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है और अच्छा व्यवहार वो नहीं कर रहा है, तो वो आपका शिक्षा आपका व्यर्थ है। तो अब शिक्षा का जो व्यर्थ है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी बिहेवियर उसका परिवर्तन होना चाहिए। तो फिर आपका एक शिक्षा का उद्देश्य जो आपका पूरा हो रहा है या फिर हो जा रहा है। यदि आप सच में शिक्षा दे रहे हैं और उसमें उसका व्यवहार में बच्चा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो व्यवहारिक जीवन में विद्यार्थियों को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन में उसमें कुछ परिवर्तन लाना ही क्या है? शिक्षा का मेन उद्देश्य है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या है?
डी हो जाएगा 29 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, आप स्किल टीचर हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले यानी आप जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रारंभ करने से स्टार्ट करने से पहले आप एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक जो आपका जो टैलेंटेड टीचर है या फिर आप एक स्किल्ड टीचर हैं, तो आपको शिक्षण को स्टार्ट करने से टीचिंग लर्निंग को प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, यानी अधिगम का जो परिस्थितियाँ उसको उत्पन्न करना चाहिए। सी, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। एक कुशल अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नहीं, आपको एक अच्छे टीचर हैं तो आपको जो सीखने का जो स्थिति है उसको पहले उत्पन्न करना चाहिए कि बच्चा को पढ़ने का मन है या नहीं, उसको पढ़ने का मन को पहले ये करना, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। पढ़ाने से पहले उसको बच्चे को पहले तैयार करना है पढ़ने के लिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 31 का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम, ये जो आपका जो सिलेबस होता है वो क्या है, शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो स्वतंत्र चर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, स्वतंत्र चर। पाठ्यक्रम क्या है आपका, स्वतंत्र चर के अंतर्गत वह आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर। चलिए, अगला प्रश्न आपका है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है। तो आपको शिक्षक को, किसको, शिक्षक को, टीचर को। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना गया है शिक्षक को। किसको, शिक्षक को, टीचर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, शिक्षक। चलिए, अगला प्रश्न आपका है शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं। तो शिक्षण के आधार पर जो आपका 3 चर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 33 का सी आंसर हो जाएगा 3। शिक्षण के आधार पर कितना चर है, तो 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुभव। क्या हो जाएगा, अनुभव। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है अनुभव। ऑप्शन नंबर सी। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट 34 का सी इसका आंसर हो जाएगा। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है अनुभव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब 35 नंबर क्वेश्चन है प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका क्या है, तो लक्ष्य। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, लक्ष्य। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लक्ष्य। यानी एम्बिशन होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ टारगेट होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 35 का सी। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर क्वेश्चन शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए नियमित, मतलब रेगुलर। आप शिक्षक हैं तो आप होमवर्क देते हैं तो उसका जांच रेगुलर कीजिए, यानी आप रोज़ उसका चेक कीजिए, नियमित, रेगुलर।
तो 36 का सी हो जाएगा। गृह कार्य, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए रेगुलर, नियमित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? आर्थिक स्तर का प्रभाव, आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो आपका आर्थिक स्तर का जो प्रभाव है वो आपका सीखने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। 37 का बी, 37 का बी, आर्थिक स्तर का प्रभाव सीखने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सीखने की जो क्षमता है उस पर आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सीखने की क्षमता। अगला प्रश्न आपका है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक इफेक्टिव टीचर है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो वह संप्रेषण में निपुण हो, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें वो परफेक्ट होना चाहिए, वह संप्रेषण में निपुण हो। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है वह संप्रेषण में निपुण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 38 का सी, वो संप्रेषण में निपुण हो। अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब क्या है? यह सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बच्चा जब फेल होता है तो उसका अर्थ है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा, 39 का बी। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, 40 का ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास कैसा होना चाहिए? जो आपका जो रिजिड जो विश्वास होता है नियस, तो किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यार्थियों का जो अनुभव है और उसका जो प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो 41 का सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम जो है आपका सीखने की सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन आप, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 43 का डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, यानी बच्चों का जो विकास का जो दर है वो अलग अलग होता है और वे अलग अलग तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 43 का डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभवात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। तो सीखने का जो क्षेत्र है वह क्या है? तो आपका इसका आंसर होगा 44 का ए, 44 का ए, अनुभविक।
सीखने का क्षेत्र क्या है? अनुभविक। आप अनुभव के माध्यम से भी आप सीखते हैं, तो सीखने का क्षेत्र क्या है? अनुभविक, एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 44 का ए, अनुभविक, एक्सपीरियंस। चलिए, आप अनुभव करके भी आप सीख सकते हैं। चलिए, प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षार्थी को ही विद्यार्थी बोलते हैं, तो इसका जो आंसर हो आपका सीखने की अनुपस्थिति की ओर। देखिए, प्रायः विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं तो वह सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। यानी आपका विद्यार्थियों में जो गलती हो रहा है तो वह आपका सीखने की अनुपस्थिति, आप एब्सेंट ज़्यादा करेंगे तो इसका आपका पता चलता है कि आप सीख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप सीखने की अनुपस्थिति यानी लर्निंग का जो एब्सेंट है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप त्रुटि का मतलब है संकेत कर रहा है कि आप सीखने की अनुपस्थिति की ओर। क्योंकि आप रेगुलर रहेंगे तो आप सीखेंगे, आप गलतियाँ कम करेंगे। क्योंकि आप रोज़ क्लास नहीं करेंगे तो फिर आपका विद्यार्थियों में त्रुटियाँ का मतलब ही है सीखने की अनुपस्थिति। चलिए, एब्सेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। इसको क्या बढ़ावा मिलता है? तो ऐसा करने से उसको क्या चीज़ का बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो आंसर है आपका ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का। ऑप्शन नंबर क्या है? वी। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान को साथ जोड़ सके। इससे ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, 46 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? व्यवहार का करना या किस पक्ष की ओर किस में आता है? तो इसका आंसर होगा सीखने के गतिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए 47 का ए। व्यवहार का करना पक्ष जो है आपका सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, यानी कॉग्निटिव या जो है कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। 47 का ए। अगला प्रश्न आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा कराती है, समूह परियोजना बनवाने के लिए बोलता है या फिर भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका जो आंसर होगा 48 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर ए 48 का क्या हो जाएगा? ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अब अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका है एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 49 का डी। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा 49 का डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह जो है आपका समाजीकरण में भी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह
समाजीकरण में भी सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका सही हो जाएगा 50 का बी। अगला प्रश्न आपका है 51 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती है? तो आवश्यक उपचारात्मक त्रुटियां, युक्तियां। ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका सही हो जाएगा 51 का डी। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। 51 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर और भी लेसन का वीडियो को हम लेकर के आप लोग के लिए आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।